लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। इंजीनियर बनने गया, क्रिमिनल बनकर लौटा। पीएचडी की अहिंसा पर और दी 50 लाख की सुपारी मुख्तार अंसारी को खत्म करने। एक डॉक्टर जो दिन में बंदूक चलाता था और रात को भगवान महावीर के दर्शन पढ़ता था। दोस्तों, बिहार में बाहुबलियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन डॉक्टर डॉन सिर्फ एक ही है, सुनील पांडे। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी एक चाकू से बदल गई, जिसने रणवीर सेना में कमांडर का ओहदा संभाला, जिस पर अपने ही मुखिया की हत्या का शक भी हुआ और जो 4 बार विधायक बनकर हमेशा सुर्खियों में सुमार रहा। यह कहानी है बेंगलुरु में हुई चाकूबाजी की, देश के नामी न्यूरोसर्जन के अपहरण की, आराकोट में हुए बम धमाके की और यूपी के सबसे बड़े बाहुबली को मारने की साजिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक पीएचडी होल्डर जो अहिंसा के सिद्धांतों पर शोध कर रहा था, वो हत्या, अपहरण और रंगदारी में कैसे शामिल हो सकता है। इस कहानी में पिता की टूटी उम्मीदें हैं, बेटे की बेलगाम दबंगई है, माफिया की साजिश है और राजनीति की गंदी चालें भी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए डॉक्टर डॉन की पूरी कहानी सुनने के लिए, जो रोहतास के एक छोटे से गांव से शुरू होकर बिहार के विधानसभा तक पहुंची और आज भी जारी है उनके बेटे के जरिए। सब कुछ बताएंगे, बस बने रहिए इस सफर में मेरे यानी पंचम प्रकाश के साथ कहानी के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी में सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि सत्ता, साजिश और सियासत के खतरनाक खेल भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव नवाडी से। तारीख थी 5 मई 1966, जब नरेंद्र कुमार पांडे, जिन्हें दुनिया बाद में सुनील पांडे के नाम से जानने वाली थी, उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी कमलेशी पांडे इलाके के एक दबंग आदमी थे और सैंड माइनिंग यानी बालू खनन का बड़ा ठेका लेते थे। और यह बात तो जग जाहिर है कि जहां ठेकेदारी वहां दबंगई, खास करके बिहार में तो होता ही है। तो घर में शुरू से ही दबंगई और रौब का माहौल था। बावजूद पिताजी की ख्वाहिश थी कि बेटा कोई दबंग नहीं बल्कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इंजीनियर बने, ना कि ठेकेदारी की लड़ाई लड़ने वाला कोई बाहुबली। सुनील पांडे शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थे, तो पिताजी ने उन्हें इंजीनियर बनाने के लिए बेंगलोर भेज दिया, जहां सुनील ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर पढ़ाई भी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों की किस्मत में कलम नहीं बल्कि पिस्तौल लिखी होती है, तमंचा लिखा होता है, कट्टा लिखा होता है। पांडे जी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। बेंगलोर में पढ़ाई के दौरान उनका एक साथी से मामूली बात पर झगड़ा हो गया। ये झगड़ा बहस में बदल गई और बहस एक ऐसे लड़ाई में कि उसमें चाकू चल गई। सुनील पांडे ने चाकू निकालकर उस लड़के को बुरी तरह घायल कर दिया। बस इस एक घटना ने सुनील पांडे के लिए टर्निंग पॉइंट बना दिया, जिसका रास्ता सीधे बिहार की ओर वापस लौट रहा था। केस मुकदमा हुआ, हंगामा मचा और सुनील पांडे बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वापस रोहतास यानी बिहार लौट आए। यहां अपने गांव और अपने दबंग पिता की छाया में लौटने के बाद सुनील पांडे का मन अब दबंगई की राह पर ही चलने लगा और यहीं से उनका बाहुबली बनने की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। और देखते ही देखते बिहार के वो नामचीन बाहुबलियों की लिस्ट में गिने जाने लगे, जिन पर हाफ मर्डर से लेकर फुल मर्डर और यहां तक कि बमबाजी का भी आरोप लगा। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि गया था इंजीनियरिंग करने, चाकूबाजी करके क्रिमिनल बन गया, फिर एक क्रिमिनल को डॉक्टर डॉन क्यों कहा जाता है? असल में यही वो पहलू है जो सुनील पांडे की कहानी को बाकी बाहुबलियों से बिल्कुल अलग करता है। जुर्म की दुनिया के अंधेरे में होते हुए भी सुनील पांडे की पढ़ाई में दिलचस्पी कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा से जैन दर्शन और खास तौर पर अहिंसा जैसे पवित्र विषय पर पीएचडी की डिग्री हासिल की।
ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। एक तरफ उनके हाथ खून से सने थे, उन पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के ढेरों आरोप थे, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर थे, वो भी अहिंसा के सिद्धांतों के ज्ञाता। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। तो वो दिन में बंदूक से खौफ पैदा करते थे और रात को भगवान महावीर के सत्य, त्याग और अहिंसा के दर्शन पर शोध करते थे। अपराध और दर्शन का यह अजीबोगरीब मेल ही उन्हें बिहार में डॉक्टर डॉन के नाम से मशहूर कर दिया। लोगों को यह विरोधाभास हमेशा हैरान करता था, लेकिन यही सच था। यहां आप ये भी सोच रहे होंगे कि बाहुबली को हमने अहिंसा का पुजारी तो बता दिया, लेकिन उनके कांड की बात नहीं हुई। वो इसलिए ताकि उस पर एकदम डिटेल में बातचीत हो सके, क्योंकि उनके कांड कोई छोटे मोटे भी तो नहीं है ना। तो चलिए सीधे चलते हैं वहीं जब सुनील पांडे चाकूबाजी करके बेंगलोर से रोहतास लौट आए थे। तो रोहतास लौटने के बाद सुनील पांडे अपने पिता के बालू के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। बिहार में बालू का धंधा शुरू से ही दबंगई और बाहुबल के दम पर चलता आया है, और यहीं से सुनील पांडे का सीधा टकराव अपराध जगत से हुआ। रोहतास और भोजपुर का इलाका सोन नदी से निकलने वाले बालू खनन के लिए जाना जाता है, और यह धंधा उस समय से ही करोड़ों का था, जब लखपति होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। यहीं से दबंगई की शुरुआत होती है। सुनील पांडे ने अपने पिता के बालू के कारोबार को आगे बढ़ाया, और इसी दौरान उनका जो कांटेक्ट है उस वक्त के सबसे बड़े बाहुबली शहाबुद्दीन के एक करीबी सिल्लू मियां से हुआ। सिल्लू मियां का दबदबा भी बालू के ठेकों पर था। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे उनका रसूख शाहबाद इलाके में भी तेजी से बढ़ा। लेकिन बालू के ठेकों पर दबंगई और हिस्सेदारी की जंग ज्यादा दिन तक उन्हें साथ नहीं रख पाई। वर्चस्व की लड़ाई बढ़ी, दोस्ती दुश्मनी में बदली, और जल्द ही रास्ते से वो अलग हो गए। दुश्मनी के कुछ ही समय बाद सिल्लू मियां की हत्या हो गई, और शक की सुई स्वाभाविक रूप से सुनील पांडे की तरफ गई। उनका नाम भी उछला, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले, और वो इस मामले से बरी हो गए। आगे 90 के दशक का बिहार और भी भयानक सामाजिक और जातिगत संघर्षों का दौर था। ग्रामीण इलाकों में जमीन और वर्चस्व को लेकर जातिगत सेनाएं एक्टिव थी। इसी माहौल में सवर्णों और उसमें भी खासकर भूमिहारों के हितों की सुरक्षा के लिए बनी खूंखार सेना, यानी रणवीर सेना। इस सेना का उदय हुआ तो सुनील पांडे भी इस सेना में शामिल हो गए। उनकी दबंगई और क्रूरता को देखते हुए वो जल्द ही इस सेना में एक बड़ा ओहदा यानी कमांडर बन गए। लेकिन जुर्म की दुनिया में दोस्त और दुश्मन हमेशा बदलते रहते हैं। 1993 के आसपास एक ईंट भट्टे के मालिक की हत्या हुई। इस घटना और काम करने के तरीकों को लेकर सुनील पांडे का मतभेद रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया से हो गया। ये सिर्फ एक मतभेद नहीं था, बल्कि दो बड़े बाहुबलियों के वर्चस्व की लड़ाई थी, और यहीं से उनकी दुश्मनी की नींव पड़ी। ये दुश्मनी इतनी गहरी थी कि जून 2012 में जब ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई तो सबकी सुई फिर से सुनील पांडे की तरफ घूमी। हालांकि पुलिस एफआईआर में उनका नाम नहीं था, और बाद में कोर्ट ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था। जुर्म की दुनिया में सुनील पांडे ने एक के बाद एक कई बड़े कारनामे किए, जिन्होंने उन्हें बिहार और यूपी तक सुर्खियों में ला दिया। वो कांड क्या थे, आइए एक के बाद एक आपको उसकी कहानी भी बताते हैं, थोड़े से शॉर्ट में ही। पहला, डॉक्टर रमेश चंद्र का अपहरण कांड। साल 2003 में हुई यह घटना सुनील पांडे के क्रिमिनल करियर का सबसे बड़ा और सबसे हाई प्रोफाइल मामला था। पटना से देश के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर रामचंद्र का अपहरण कर लिया गया। डॉक्टर साहब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। एक नामी डॉक्टर का राजधानी से अपहरण हो जाना बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल था, और यह मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गया। अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को रिहा करने के लिए उनके परिवार से 50 लाख रुपए की बड़ी फिरौती की मांग की। पुलिस और प्रशासन पर भारी दबाव था। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने डॉक्टर रमेश चंद्र को सुरक्षित ढूंढ निकाला, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो सबकी आंखें फटी रह गई। जांच की सुई सीधे तत्कालीन सत्ताधारी विधायक सुनील पांडे की तरफ घूम गई।
इस घटना ने पहली बार खुलकर यह बताया कि राजनीति का चोला ओढ़कर भी सुनील पांडे का दबंगई वाला जो रसूख है वो कितना मजबूत था और वो खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद 10 सितंबर 2008 को पटना की एडिशनल सेशंस जज की अदालत ने सुनील पांडे समेत 5 लोगों को अपहरण और फिरौती मांगने के गंभीर आरोप में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। यह विधायक के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि उनके रसूख ने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की और बाद में सबूतों के अभाव और कानूनी दांवपेच के चलते हाईकोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया। यह कांड तो बिहार का था। आइए आपको यूपी वाले कांड की कहानी भी बताते हैं। नंबर 2, मुख्तार अंसारी को मारने की सुपारी। सुनील पांडे का नेटवर्क सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी दुश्मनी यूपी के बड़े बाहुबलियों से भी थी। इनकी सबसे बड़ी मिसाल तब सामने आई जब जनवरी 2015 में आरा कोर्ट परिसर में एक भयानक बम धमाका हुआ। इस हमले में एक महिला समेत 2-3 लोग मारे गए और पुलिस ने इस धमाके के मुख्य साजिशकर्ता लंबू सिंह को बाद में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। लंबू सिंह ने पुलिस की पूछताछ में जो खुलासा किया वो सनसनीखेज था। उसने बताया कि बम धमाके का मकसद कोई और था और इस पूरे मामले में तत्कालीन बाहुबली नेता सुनील पांडे ने मदद दी थी। लंबू ने यह भी कबूला कि पांडे ने उसे जेल से भगाने में भी मदद की थी और उससे भी बड़ी बात, यूपी के दुर्दांत बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को खत्म करने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए की बड़ी सुपारी दी थी। यह खुलासा बिहार और यूपी दोनों राज्यों की रणनीति में भूचाल लाने वाला था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आई। तत्कालीन भोजपुर एसपी नवीन झा ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने सुनील पांडे को किसी केस के संबंध में बातचीत के बहाने अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस पहुंचते ही उन्हें बहुत ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी दिखाती है कि पुलिस को उन्हें पकड़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि उसके रसूख और राजनीति के प्रभाव के चलते उन्हें इस मामले से जल्द ही लगभग 3 महीने में ही जमानत मिल गई थी। सुनील पांडे के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि जब वो जेल में होते थे तो कथित तौर पर उन्हें अधिकारियों की मिलीभगत से पेरोल जैसी सुविधाएं मिल जाती थी। ये बात उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में भी आई थी कि वो जेल में रहते हुए भी अपने घर जाकर खाना खाते थे और वापस जेल आकर लौट जाते थे। मतलब उनके लिए जेल था ही नहीं, जब मन हुआ घर चले गए। ऐसी कहानी आती है निकल कर, ऐसा सुनने को मिलता है। ये उनके दबदबे का एक तरह से कहें तो खुला प्रदर्शन था। हालांकि इस पूरे अपराध की जर्नी में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बात यह है कि कांड कोई भी हो, लेकिन पांडे जी अपने राजनीतिक रसूख की वजह से छूट जाते थे। लेकिन एक क्रिमिनल राजनीति में आया कैसे? देखिए, जुर्म और बाहुबल के दम पर सुनील पांडे को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अगर असली पावर चाहिए तो सफेद पोश बनना जरूरी है। इसलिए उन्होंने राजनीति को अपना हथियार बनाया। बाकी ऐसा करने वाले वो कोई पहले आदमी तो नहीं थे, पहले बाहुबली तो नहीं थे। बिहार से लेकर बंगाल तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, यहाँ तक कि पंजाब में भी हर छोटे बाहुबली गैंगस्टर की यही कहानी है। कानून से बचने के लिए राजनीति का सहारा वो लेते ही हैं। तो सुनील पांडे ने भी 34 साल के उम्र में ही सियासत में एंट्री ले ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां से खड़े हुए जीत ही मिली। साल 2000 में उन्होंने पहली बार समता पार्टी के टिकट पर पीरो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और आरजेडी के प्रत्याशी को हराकर विधायक बन गए। फिर साल 2005 में 2 बार चुनाव हुए, फरवरी और अक्टूबर में। सुनील पांडे ने दोनों बार पीरो सीट पर जीत दर्ज की। बाकी अक्टूबर 2005 में जब एनडीए सत्ता में आई तो वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। आगे साल 2010 में परिसीमन के बाद उनकी सीट तरारी हो गई। परिसीमन समझते हैं ना आप, किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना। तो सीमा भले ही तय हो गई पर दबदबा पांडे जी का ही रहा और उन्होंने जदयू के टिकट पर तरारी सीट से भी धमाकेदार जीत हासिल की। इन जीतों के साथ ही वो सिर्फ एक बाहुबली नहीं बल्कि एक सम्मानित जनप्रतिनिधि बन गए थे, विधानसभा के माननीय बन गए थे। 2012 से 2015 तक उन्होंने बिहार सरकार में कृषि और औद्योगिक विकास समिति के अध्यक्ष का पद भी संभाला।
देखा जाए तो सुनील पांडे का राजनीतिक करियर हमेशा सत्ता के साथ साथ रहा, लेकिन जब उन्हें लगा कि बात नहीं बनी तो उन्होंने पाला बदलने में भी देरी नहीं की। जब उन्हें लगा कि पार्टी में उन्हें सही जगह नहीं मिल रही है तो उन्होंने साल 2015 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जदयू से इस्तीफा दे दिया और लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए, वही पार्टी जिसे मौजूदा वक्त में चिराग पासवान संभाल रहे हैं। आगे 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तरारी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया और खुद दूसरे नंबर पर बने रहे। ये दिखाता है कि बाहुबली होने के बाद भी उनका व्यक्तिगत जो जनाधार है वो कितना मजबूत है। भले ही उन्होंने जीत नहीं हासिल की, लेकिन वो रनर अप रहे। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच उनके ऊपर आपराधिक मामले भी कम नहीं हुए। अगस्त 2022 में यूपी पुलिस ने उन्हें मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया और हत्या की साजिश रची थी। ये गिरफ्तारी एक बार फिर उनकी डॉक्टर डॉन वाली छवि को उजागर करती है और यह मामला तो अभी बस 3 साल पहले का ही है। बाकी पिछले कुछ सालों में सुनील पांडे ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLJP का दामन थाम लिया है, लेकिन अभी भी उनकी निगाहें बड़ी पार्टी पर थी। बीते साल अगस्त 2024 में सुनील पांडे ने अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे पर भरोसा जताया और नवंबर 2024 में उनके बेटे ने इस सीट से शानदार जीत हासिल कर पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया। आज की तारीख में सुनील पांडे खुद विधायक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को विधायक बनाकर खुद को राजनीतिक रूप से एक बार फिर से स्थापित कर लिया है। अब वो पर्दे के पीछे से बिहार की राजनीति और अपनी जातिगत दबंगई को नियंत्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण किरदार बने हुए हैं। इनके ऊपर अभी भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन राजनीति की ताकत उनके लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है। सुनील पांडे की कहानी बिहार की उस जटिल राजनीति की कहानी है जहां बाहुबल और सत्ता का घालमेल होता है। एक व्यक्ति जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा, चाकूबाजी से जुर्म की दुनिया में आया, अहिंसा पर PhD की, करोड़ों की सुपारी दी और अंततः लगातार 4 बार विधायक बनकर सत्ता के गलियारों में घूमता रहा। डॉक्टर डॉन का ये सफर आज उनके बेटे की जीत के साथ बीजेपी के माध्यम जारी है। बाकी यही थी डॉक्टर डॉन की पूरी कहानी शुरू से लेकर अब तक। अगर आप चाहें तो हम उनके किसी खास घटना जैसे कि डॉक्टर रमेश चंद्र का अपहरण कांड या मुख्तार अंसारी के मामले को एकदम डिटेल में आपको सुना सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आपको कोई और कहानी सुननी है तो वो भी आप कमेंट में लिखें। वैसे मुझे लगता है कि आगे मैं कुछ ऐसी कहानी लेकर आऊँगा जैसे अभी अशोक सम्राट जो बिहार के पहले बाहुबली कहे जाते हैं, और इसके अलावा बिहार वाले टॉपिक पर अभी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। साथ ही साथ दाऊद से जुड़े कुछ कहानी भी मैं लेकर आऊँगा और लॉरेंस बिश्नोई की भी बात जारी रहेगी, क्योंकि समय समय पर उसके कई कांड जो है वो हो रहे हैं भारत में, भारत के बाहर कनाडा में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। तो वो कहानियाँ भी लाता रहूँगा। ऐसे इन सभी चीज़ों के बीच आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूँ ही हाजिर होता रहूँगा आप सभी के सामने। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स।
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।